वक्त हो चला है आपसे बातचीत करने का। 9 बज चुके हैं और मैं आपके सामने एक बार फिर रोज की तरह हाजिर हूँ। आज का विषय नेपाल। जी हाँ, नेपाल एक चिंतित कर देने वाला वाकया, एक चिंतित कर देने वाली घटना, एक देश नहीं आज हमारे लिए एक समस्या बन कर के विषय है। नेपाल हमारे लिए समस्या, ये बहुत बहुत चिंताजनक स्थिति है। नेपाल जिससे हमारे देश के साथ पुराने संबंध रहे, हमने कभी नहीं ऐसा सोचा कि नेपाल भारत से कोई अलग देश है। हमारे बीच सीमा को लेकर के कभी ऐसी कोई बात नहीं हुई जिससे कि वाद विवाद की स्थिति बने। हमारी सीमाएं तो इस तरह से थी जैसे कि रही हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश से कोई एनसीआर दिल्ली आता है, उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश जाता है, बिहार से झारखंड जाता है, उस तरह से नेपाल से बिहार के लोग जाते रहे हैं। ये स्थिति रही है। लेकिन आज आज ये चिंता का विषय है कि नेपाल की संसद ने बगैर किसी विरोध के, बिना किसी एक मत के भी विरोध के उस नक्शे को पारित किया है जिसमें भारत के क्षेत्र में जो 3 प्रमुख हिस्से आते हैं उसको उसने मानचित्र में दर्शाया था। ठीक उस घटना के बाद जब हमारे देश में एक सड़क का उद्घाटन 8 मई को राजनाथ सिंह जी ने किया था, और वो सड़क जो है हमें एक संभावना पैदा करती थी कि भारत और चीन के साथ में तिब्बत के मार्ग से एक अच्छा व्यापारिक संबंध बनेगा। वो मार्ग जो कि तीर्थ यात्रियों के लिए एक सुगम रास्ता बना रही थी, उस पर आपत्ति आई थी। और उस आपत्ति के बाद अब स्थिति यहां तक आ पड़ी पहुंची कि संसद ने उस क्षेत्र को लिपू लेक से लेकर के जो 3 प्रमुख क्षेत्र हैं वो तीनों अपने नक्शे में दिखलाया है। और लिपू लेक, काला पानी, लिम्पियाधुरा, तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है, बहुत बड़ी चिंता का विषय है। और सिर्फ इसलिए नहीं कि एक बॉर्डर इशू है, ये नहीं, सिर्फ ये बॉर्डर इशू नहीं है। चीन के साथ जो हमारा बॉर्डर इशू चल रहा है वो तो एक अलग इशू है जिसमें कि मान लीजिए हमारे बीच में कोई समझौता नहीं है सीमा का, लाइन ऑफ जो कंट्रोल है, नियंत्रण रेखा है, वहां पर चीजें स्पष्ट नहीं हैं। इस वजह से हमारे बीच में जो रिश्ते हैं वो तनातनी का बना रहता है। वो तो एक इशू है जो बायलैटरल है। लेकिन ये तो एक तरफा हो गया कि न बात, न चीत, न समझौता, न कूटनीतिक स्तर पर कोई पहल। और नेपाल ने हमें वैसे 3 क्षेत्रों को जो उत्तराखंड में है उसको उसने अपने प्रदेश में होने की घोषणा करते हुए सदन से पारित कर दिया है। इसीलिए मैंने इस कार्यक्रम का नाम दिया है नेपाल पानी, भारत के लिए पानी सर से ऊपर। नेपाल में अभी जो घटना घटी है ये बर्दाश्त करने वाली बात नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि हमें युद्ध करना चाहिए, हमें कुछ, लेकिन समझिए कि युद्ध ही सब कुछ नहीं होता है। वो तो अंतिम स्थिति होती है जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। लेकिन हमने कौन से वो रास्ते चुने कि ये स्थिति न आए। हमारे पास पूरा वक्त था। मैं थोड़ा सा इस विषय पर और डिटेल में आऊंगा। इससे पहले मैं एक बात, 2 बात एक अलग किस्म से बोलना चाहता हूं कि सोचिए कि अगर पाकिस्तान हमारे किसी क्षेत्र को अपने मैप में दिखला दे और अपने संसद से पारित कर दे तो हमारी प्रतिक्रिया क्या होगी? हमारी प्रतिक्रिया छोटी मोटी नहीं होगी, वो युद्ध ही प्रतिक्रिया होगी। और कोई प्रतिक्रिया नहीं होती कि हमारे इलाके को कोई अपने संसद में पारित करा दे, अपने मैप में अपना हिस्सा बता करके। ये इसका एकमात्र रास्ता वही रह जाता है। चीन की भी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो कोई ऐसा कर सके कि मैप में पास करके अपने संसद में पास करा रहा हो, किसी ने नहीं किया। लेकिन वो काम जो जिसने किसी ने नहीं किया नेपाल के साथ, वो आज नेपाल ने भारत के साथ कर दिया।
ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है, और चिंता नहीं हमारी सरकार की अब तक की सबसे बड़ी विफलता अगर मैं कुछ कहूंगा पूरे 6 साल के नरेंद्र मोदी के कार्यकाल की, तो इससे बड़ी विफलता मुझे और कुछ भी नजर नहीं आती। न नोटबंदी, न जीएसटी, न 370, कोई तमाम जितने मुद्दे हैं उन सबसे बड़ा मुद्दा मैं इसे मानता हूं कि नेपाल ने एक तरफा हमारे देश के 3 इलाके को अपने मैप में शामिल करते हुए अपनी संसद से पारित कर लिया, वो भी निर्विरोध। हमारे देश में कुछ समय पहले से इस विषय पर चर्चा होती रही है। कई लोग ये कहते रहे कि नेपाल ने तो अभी कैबिनेट में पास किया है, संसद में पारित नहीं करा सकता है। भारत कूटनीतिक रूप से स्ट्रांग है, वहां के मधेशी हमारा साथ देंगे, वहां की दूसरी पार्टियां हमारा साथ देंगी, लेकिन नहीं, किसी ने कोई साथ नहीं दिया, क्योंकि वहां भी वही राष्ट्रवाद है, वहां भी वही अंध राष्ट्रवाद है जो देश को खोखला करता है, जो अंध राष्ट्रवाद हमारे देश में है। नेपाल के लोग भी कह रहे हैं कि कोरोना इंडिया से आया, आज पहले ये भाषा नहीं होती थी। नेपाल के लोग आज वहां की पुलिस गोली चला रहे हैं, हमारे 3 लोगों को मार डाला, घसीट करके एक व्यक्ति को अपने इलाके में ले गए, उनसे जबरदस्ती कहलवाने की कोशिश की कि बोलो कि तुम मेरी सीमा में आए थे, और यहीं पकड़े गए थे। ये स्थिति पैदा हो गई है। ये हमारी विदेश स्तर पर विदेश नीति की अब तक की सबसे बड़ी विफलता का उदाहरण है। सबसे बड़ी विफलता, न ट्रेड में कोई विफलता, न हिंदुस्तान पाकिस्तान रिलेशन में जितनी भी विफलताएं रही हैं उसमें सबसे बड़ी विफलता इससे ही माना जाएगा। ये आज हिंदुस्तान, आजाद हिंदुस्तान के जो काले दिन कुछ एक हुए हैं उसमें से एक बड़ा काला दिन जो है वो आज का दिन माना जाएगा, क्योंकि नेपाल ने हमारे 3 इलाके को अपनी मैप में शामिल करते हुए अपनी संसद से पास कर दिया है। और हमारी प्रतिक्रिया क्या है, क्या होनी चाहिए हमारी प्रतिक्रिया, ये आज का बड़ा सवाल है। हमारी सरकार को इस पर पूरी समझदारी के साथ में क्या रोड मैप है, क्या आप करने जा रहे हैं, ये सवाल लेकर, ये जवाब लेकर के जनता के बीच आना चाहिए। चीन हमारी सीमा में घुस गया, आज तक हमारा विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री खुल करके ये बोलने नहीं आया कि हमारी सीमा में चीन घुस आया है। आज हमने देखा कि हमारी सेना के जो प्रमुख हैं, सेना के प्रमुख नरवाना जी, उन्होंने कहा कि नियंत्रण में है, स्थिति नियंत्रण में है। यह नियंत्रण क्या होता है? अगर ये सवाल पूछा जाए तो लोग सेना की आड़ लेने लगते हैं कि देखो सेना से सवाल पूछता है। अरे तब पहले की सेना की जो स्थिति थी और आज नरेंद्र मोदी सरकार में जो सेना की स्थिति हो गई, ये दोनों में फर्क है, बेसिक फर्क। एकेडमिकली इस बात को समझिए, क्या फर्क है। पहले चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ सीडीएस नहीं हुआ करता था और सेना की एक स्वतंत्र पहचान थी, सरकार के अंतर्गत सेना नहीं आती थी। नरेंद्र मोदी की सरकार ने सेना को भी रक्षा मंत्रालय का पार्ट बना दिया, सीडीएस बना करके। सीडीएस रक्षा मंत्रालय का हिस्सा है, और जब तीनों सेना का प्रमुख जो सीडीएस रक्षा मंत्रालय का हिस्सा है तो हमारी पूरी सेना भी रक्षा मंत्रालय का हिस्सा हो जाती। सेना के कद को इस नरेंद्र मोदी की सरकार ने घटा दिया है और इसलिए स्थिति नियंत्रण में है। जैसे राजनाथ सिंह जी बोला करते थे, कड़ा जवाब दिया जाएगा, करारा जवाब दिया जाएगा। क्या होता है करारा जवाब, क्या होता है कड़ी निंदा करते हैं, और ये क्या होता है, स्थिति नियंत्रण में है। आप चीन की सेना हमारी सीमा में घुस आई, देश को नहीं बताया गया, ये प्रचारित कर दिया गया कि चीन की सेना पीछे हटी है। लेकिन इस बारे में भी जो लोग सेना के पूर्व अफसर हैं, जो लोग इस क्षेत्र के जानकार हैं, अपने अपने सोर्सेस से बातों को रख रहे हैं, लेकिन उसकी पुष्टि या खंडन हम नहीं कर सकते वो सही है या गलत है, क्योंकि जब तक आधिकारिक रूप से हमसे नहीं कहा जाएगा कि चीनी सेना हमारे क्षेत्र में कब घुसी, हमारे इलाके से कब गई, तब तक हम इस बारे में अनजान हैं।
और स्थिति भी नियंत्रण में है सुन करके हमें संतोष नहीं होता है, क्योंकि हमारी सरकार न चीन से अपनी जमीन की हिफाजत रख पा रही है, न नेपाल को उसकी औकात में रहने के लिए बाध्य कर पा रही है। नेपाल भी हमें आंख दिखा रहा है। पाकिस्तान तो पहले से दुस्साहस करता रहा है, कभी किसी रूप में कभी किसी रूप में। ये जो नेपाल का वाकया है, अब फिर से हम नेपाल पर थोड़ा फोकस करना चाहते हैं। सतीश धाबरा जी ने एक प्रतिक्रिया दी है, मैं उस प्रतिक्रिया को पढ़ना चाहूंगा कि नेपाल से संबंध खराब होने की पूरी जो जिम्मेवारी फेकू के थे, लेकिन इस चाय वाले ने भारत देश के नाक कटवा दी। जय संविधान, जय भारत। ये प्रतिक्रिया सतीश धाबरा जी ने भेजी है। हादी हसन जी भी कह रहे हैं, वो सहमत हैं, जो अब तक बातें मैंने आपके सामने रखी है उस पर वो राइट बता रहे हैं, सही बता रहे हैं। और भी कई प्रतिक्रियाएं हैं, मैं आपको सुनाता रहूंगा। राणा एस के भी राइट कह करके हमारी बातचीत का समर्थन कर रहे हैं। विप्लव हुसैन है हमारा विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, और क्या वो लिख रहे हैं, दोनों एक वो नपुंसक के लिए एक शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है, और मोदी जी एक अपशब्द उन्होंने कहा। मैं सबसे प्रार्थना करूंगा कि अपशब्द ना लिखिए प्लीज। अपशब्द से हमारा स्तर गिरता है, खराब शब्द जब बोलते हैं तो हमारा स्तर गिरता है। हम अगर अच्छे शब्दों से आलोचना करते हैं तो ये आलोचना गहरी होती है, ज्यादा चोट पहुंचाती है, ज्यादा घायल करती है और ज्यादा लोगों को समझ में आती है। इसलिए मैं सबसे आग्रह करूंगा कि प्रतिक्रिया में स्तर को बनाइए। विरोध में, आपके विरोध में दूसरे लोग क्या बोल रहे हैं, उनकी प्रतिक्रिया का क्या स्तर है, उस बात को रहने दीजिए, लेकिन हमारी प्रतिक्रिया का स्तर अच्छा होना चाहिए। इस बात को मैं कहते हुए मैं अपनी बात को आगे बढ़ा रहा हूं कि फिर से नेपाल पर लौटते हैं। नेपाल से हमारे बहुत प्राचीन संबंध रहे हैं। सीता मैया की धरती रही है नेपाल, जहां से सीता मैया का जन्म तो सीतामढ़ी में हुआ, लेकिन जनकपुर से ब्याह कर लाई गई थी सीता। अयोध्या, श्री राम जी जो कि अयोध्या के राजा रहे, और ये संबंध हमारा नेपाल से पुराना रहा। पौराणिक संबंध, धार्मिक संबंध, सांस्कृतिक संबंध, हर तरह का संबंध। इन संबंधों के बीच हम लोग क्या आपस में नहीं देखते हैं कि नेपाल के लोगों को किस तरह से हम लोग अपना मान करके साथ में रखते हैं, उनकी दुकानों से खाते हैं, पीते हैं, उनको अपने यहाँ रहने देते हैं, प्यार सम्मान है, नौकरी है। हमारे यहाँ तो गोरखा रेजिमेंट तक है जमाने से, अंग्रेजों के जमाने से। लेकिन ये सारी चीजें अचानक कैसे टूट रही हैं, कैसे टूट रही हैं? ताजा विवाद के मुतल्लिक मैं आपको एक बात महत्वपूर्ण याद दिलाना चाहता हूं कि जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई तो 2015 में भारत और चीन के बीच में एक समझौता हुआ, और उस समझौते के तहत दोनों देशों को आपस में व्यापार को बढ़ाना था, मजबूत करना था। और उसके ही अनुसार ये जो सड़क बनी ना 8 किलोमीटर वाली, जिससे कि तीर्थ यात्रा आसान हो जाए, जिससे कि तिब्बत के मार्ग से चीन के साथ व्यापार आसान हो जाए, ये तभी बनी थी। नेपाल ने तभी आपत्ति जताई थी। नेपाल ने कहा था कि ये इलाके जो हैं, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा, ये सारे इलाकों पर हमारा दावा है, और इधर से आप सड़क मत बनाइए। और हमें भारत और चीन के बीच जो ये बातचीत हुई है, इस पर हमें आपत्ति है। आपत्ति जताई थी नेपाल ने, लेकिन उस आपत्ति को भारत ने अनसुना कर दिया, नहीं सुना। अब ये सही या गलत पर मैं विश्लेषण करने नहीं जा रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं संवादहीनता कैसे बढ़ी। जब संवादहीनता बनेगी, जब संवाद खत्म हो जाएगा, डायलॉग्स नहीं रहेंगे, तो ऐसे ही एक तरफा फैसले होते हैं, जैसा कि नेपाल की संसद ने किया है। तो ये नेपाल ने आपत्ति जताई, तो उस आपत्ति को दूर करने के लिए उसको कम से कम एक संवाद तो होना चाहिए था। वो संवाद नहीं हुआ। चीन ने अपना गेम खेला, भारत के साथ एक समझौता कर लिया, एक सपना दिखा दिया कि तिब्बत के मार्ग से हम व्यापार कर लेंगे, और हमने तीर्थ यात्रियों की सुविधा का तत्व उसमें जोड़ते हुए
और हमने उस सड़क का उद्घाटन कर दिया 8 मई को। फिर क्या हुआ, नेपाल ने फिर आपत्ति जताई कि हमारे हमारे इलाके को आप अपने इलाके में बता रहे हैं। उनका अपना तर्क है, अपना आधार है, हमारा भी अपना दावा है, अपना आधार है। मैं उस विषय में नहीं जाता कि किसका आधार मजबूत है और किसका कमजोर है। मैं तो इस बात पे जा रहा हूं कि जो इलाके कभी विवाद का विषय नहीं बने, वो इलाके इस हद तक विवाद का विषय कैसे बन गए कि हिंदुस्तान के अगेंस्ट में एक फैसला चला गया। हिंदुस्तान की जमीन को नेपाल ने अपनी जमीन बता दिया, अपने मैप में शामिल कर लिया। अरे ये तो दादागिरी है, और नेपाल भारत के साथ दादागिरी करे। पूरी दुनिया में हमारी इज्जत की मिट्टी पलीद हो गई है, नेपाल हमारे साथ दादागिरी कर रहा है। अरे भारत ने दादागिरी की होती, नेपाल की कुछ जमीन हड़प लिए होते, तब भी हम जैसे लोग बोलते कि भारत गलत कर रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए, तब भी हम ऐसी सही ही बात बोलते। लेकिन नेपाल हमारे इलाके को अपने क्षेत्र में मिला रहा है। ये तो घोर कलयुग है, घोर अनर्थ है। एक तरफा बगैर बातचीत के कौन है इस स्थिति का जिम्मेदार? कैसे आई ये स्थिति? ये सवाल हमें पूछने का हक बनता है कि नहीं। हिंदुस्तान की 1,37 करोड़ की आबादी को ये पूछने का हक है कि नहीं? हर इंसान को, हर नागरिक को यह पूछने का हक है कि हमारी जमीन को नेपाल ने अपनी जमीन कैसे बता दिया। हमारी सरकार से यह पूछने का हक है कि आप कौन सा जवाब देने जा रहे हैं, आप कौन सा कदम उठाने जा रहे हैं नेपाल के साथ। ये जब तक इस बात का जवाब नहीं मिलेगा, ये कह करके नहीं चलेगा कि चीन ने उकसा दिया। अरे चीन ने उकसा दिया, इतने दिनों से चीन ने क्यों नहीं उकसा लिया इन क्षेत्रों को जिस पर नेपाल का दावा था? तो नेपाल के इस दावे को इतने दिनों से क्यों नहीं उकसा लिया कि आज चीन ने उकसा लिया? चीन नेपाल को भी उकसा लेता है, चीन पाकिस्तान को भी उकसा लेता है, और हम क्या करते? हम सारे देशों के साथ में अपनी संवादहीनता, मैंने तो स्थिति रखी कि जब नेपाल ने अपनी आपत्ति 2015 में जताई थी, तो 15 से ये 20 आते आते उस आपत्ति को खत्म करने के लिए भारत सरकार ने क्या कदम उठाए, कौन सी पहल की? ये महत्वपूर्ण सवाल है। एक और प्रतिक्रिया आई है, हादी हसन साहब ने कहा है कि आलोचना अच्छे लफ्जों से भी की जा सकती है, आपसे गुजारिश है कि सख्त से सख्त बात कहिए, लेकिन शब्दों की मर्यादा बनाए रखिए। बिल्कुल सही बात उन्होंने कही है, और हादी हसन जी ने बिप्लब हुसैन को यह संदेश दिया है। वही बात थोड़ी देर पहले मैं भी कह रहा था। मैं उनकी आवाज को और बुलंद करता हूं कि आलोचना स्वस्थ होनी चाहिए, अच्छे शब्दों में होनी चाहिए। तो ये नेपाल की स्थिति है कि नेपाल पर हमारी प्रतिक्रिया क्या रही है, क्या है और क्या होनी चाहिए, इस पर विचार करने का वक्त आ गया है। हम ये नहीं कह सकते कि नेपाल को इसने उकसा दिया और उसने उकसा दिया। हालांकि एक फैक्टर जरूर है जिस पर हम सबको ध्यान देने की जरूरत है। ये जो कोरोना का काल चल रहा है, इस कोरोना काल में हर उस देश को राष्ट्रवाद की जरूरत पड़ रही है, अंध राष्ट्रवाद की जरूरत पड़ रही है, जिसको कहीं चुनाव जीतना है, जो कोरोना के कारण जनता में अलोकप्रिय हो गए हैं, जिनकी कुव्यवस्था जनता देख रही है और आलोचना का केंद्र बन रहे हैं। ऐसी सरकारें अपने अपने देश में अंध राष्ट्रवाद के सहारे जनता के बीच एक अपने ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। मैं जो कह रहा हूं आपको समझ में आ रही होगी बात, फिर भी मैं उसे थोड़ा स्पष्ट करता हूं। अमेरिका में चीन के खिलाफ जो ट्रंप अभियान छेड़े हुए हैं, यह अभियान क्या है? अरे उनकी प्रायोरिटी अभी कोरोना संभालने की होनी चाहिए, उनकी प्रायोरिटी चुनाव है। चुनाव को ध्यान में रख रहे हैं, वो उसकी तैयारी कर रहे हैं और अपनी सारी विफलता का ठीकरा चीन पर फोड़ रहे हैं। भारत क्या कर रहे हैं? भारत में भी जो कोरोना फेल्योर है और लगातार फेल्योर की ओर देश बढ़ रहा है, तो इससे ध्यान हटाने के लिए भारत की सरकार, बीजेपी के लोग चीन के खिलाफ और एक वाकया, मैं चीन पर भी आता हूं, चीन के खिलाफ एक अलग किस्म का राष्ट्रवाद पैदा कर रहे हैं। चीनी वस्तुओं का बहिष्कार कीजिए, दुनिया तमाम तरह की बात। और चीन क्या कर रहा है?
चीन भी अपने देश में विफल रहा है कोरोना के मामले में। चीन ने भी अपने देश में मामले दबाए हैं, वहां भी उसको राष्ट्रवाद की जरूरत है और इसलिए उसने भी अपने देश की जनता को कोरोना से ध्यान हटाने के लिए भारत की सीमा पर ध्यान लगा दिया है। यानी भारत और चीन दोनों की सरकारों को इसी तरह की जरूरत रही और दोनों मजे से सीमा पर टेंशन टेंशन खेल रहे हैं और हिंदुस्तान की जो मौलिक जो समस्या है उस पर जो उनकी विफलता है उससे लोगों का ध्यान हटा रहे हैं। पाकिस्तान भी वही कर रहा है, पाकिस्तान भी यही कर रहा है। वो पाकिस्तान और भारत के बीच तो हमेशा ही एक दूसरे को लेकर के राजनीति होती है और राजनीति प्रभावित भी होती है, तो पाकिस्तान उसमें पीछे नहीं है। नेपाल, नेपाल में भी कोरोना के केसेस जो हैं बड़ी संख्या में तेजी से बढ़ रहे हैं, 5,000 के आसपास पहुंचने जा रहे हैं। तो नेपाल को भी चाहिए कि वो भी अपने यहां अंध राष्ट्रवाद पैदा करे। कैसे कर सकते हैं? तो ये भारत की जो जमीन है, लिपु लेक है, लिपियाधुरा है, इन सब क्षेत्र को अपना बताओ, मैप में शामिल करो और भारत से नहीं डरेंगे, हम भारत से लड़ेंगे, तमाम तरह की बातें पैदा करो और अपने देश की जनता को ऊपर लाओ। ये नेपाल की जनता कर रही है। तो ये जो परिस्थिति बनी है, इस परिस्थिति में झांसे में नहीं आना है, ये जरूरी है। अगर हम झांसे में आएंगे तो पड़ोसी देश की जनता भी झांसे में आएगी। हमें अपनी सरकार से पूछना है कि मूल समस्याओं पर आप क्यों नहीं टिके रहे। नेपाल की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि 2015 में जो आपत्ति दर्ज कर रहा था, जिसकी बोलने की हिम्मत नहीं थी, वो आज हमारे क्षेत्र को अपनी सदन में पारित करा रहा है, अपना बता रहा है, मैप में दिखा रहा है। ये हिम्मत कैसे हुई? ये हमारी विदेश नीति की बहुत बड़ी विफलता है। इस सदी की सबसे बड़ी विफलता है आजाद हिंदुस्तान के दौर में कि ये सबसे बड़ी विफलता है। इसे मैं इस रूप में देखता हूं और ये नरेंद्र मोदी सरकार के लिए नाक कटा लेने की बात है। ये 56 इंच का सीना, ये चौकीदार, तमाम बातें, वो एक एक इंच में जमीन की रक्षा की जाएगी, वो तमाम बातें कहां चली गई, कहां चली गई? ये बिना युद्ध लड़े हुए हम अपनी जमीन हार रहे हैं, हम अपनी जमीन गंवा रहे हैं। ये कौन सी देशभक्ति है और ये कैसा राष्ट्रवाद देश में चल रहा है कि जो कभी भी कोई भी नरेंद्र मोदी की सरकार के प्रति आवाज उठाएगा उसके विरोध में, उसको देश विरोधी करार दिया जाएगा। जो कोई सवाल उठाएगा उसको सेना के विरोध में बता दिया जाएगा। भारतीय सेना के खिलाफ भारत की आबादी का एक थोड़ा भी हिस्सा, एक व्यक्ति भी नहीं है, कोई अपनी सेना के खिलाफ नहीं है। लेकिन हमारी सेना भी हमारे लिए है, जनता के लिए है सेना। ये देश की सेना है, ये किसी सरकार की सेना नहीं है। आपको याद होगा कि कोरोना काल में डोनाल्ड ट्रंप ने भी यही समझने की गलती की कि अमेरिका की सेना उसकी सरकार की सेना है। उन्होंने तो धमकी दे डाली अपने लोगों को कि जरूरत पड़ी तो हम सेना उतार देंगे। जो लोग विरोध कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, उनके खिलाफ सेना उतारने की धमकी दी। लेकिन वहां के सेना प्रमुख ने यह कह दिया कि हमारी सेना अपनी जनता पर गोली नहीं चलाएगी। ये बात हमारे देश की सेना को भी सीखने की जरूरत है कि अपनी सेना अपनी जनता पर गोली नहीं चलाती है, चाहे वो कश्मीर हो या देश का कोई भी इलाका हो। अपनी सेना, उसको संभालने के लिए सुरक्षा बल होते हैं, तमाम तरह के बल होते हैं। सेना अपनी जनता पर गोली नहीं चलाती है। बहादुरी दिखा रहे हैं निहत्ती जनता पर गोली चला करके, कहते हैं हम सेना है। अरे सेना है तो बॉर्डर पर रहो, सेना है तो बॉर्डर पर आप अपना पराक्रम दिखाइए। सरकार के कहने पर जनता पर गोली चलाना यह सेना का कर्तव्य नहीं होता है। चीन हमारे सीमा में घुस आया, यह हमारी सेना की विफलता नहीं है, यह हमारी सरकार की विफलता है जो हमारी सैनिकों को उचित तरीके से जवाब देने के लायक नहीं रखा। क्या इस सरकार ने चूड़ियां पहन रखी हैं? कैसे चीन हमारी सीमा में दाखिल हो जाता है? हमारे पास किस संसाधन की आज कमी है, किस बात की कमी है? हम दुनिया के 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, कम से कम इतना हथियार भी रखते हैं, इतना गोला बारूद भी रखते हैं, इतने आधुनिक भी हैं कि अपनी सीमा की रक्षा कर सकें। परमाणु संपन्न देश हैं हम, लेकिन चीन हमारी सीमा में घुस आएगा। नेपाल हमारी जमीन को अपनी मैप में दिखाएगा
और हम कहेंगे हमारा सीना 56 इंची का है। ये दुर्दशा है। ये दुर्दशा कैसे आती है, कोई इस नरेंद्र मोदी जी की सरकार के 6 साल में देख सकता। एक मजबूत भारत, परमाणु संपन्न भारत, अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में, इंदिरा गांधी जी के समय में परमाणु परीक्षण एक बार इंदिरा गांधी जी के समय हुआ और एक दूसरी बार अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय हुआ। उस अतीत को, उस गौरवपूर्ण अतीत को मिट्टी में मिला दिया गया है। मिट्टी में मिला दिया गया है। इस सरकार ने ऐसा किया है। एक और प्रतिक्रिया आई है, मैं पढ़ना चाहूंगा। मुजफ्फर सैयद, देश चलाने में और बातें फेंकने में बहुत फर्क होता है। बहुत सही, सरल शब्दों में उन्होंने अपनी भावना रखी है। बहुत सही कहा है। देश चलाने में और बातें फेंकने में फर्क होता है। देश चलाना जिम्मेदारी का काम है। सभी पक्षों से मिल करके सबके असंतोष को समझते हुए अपनी योजना को समझाना, लागू करना। क्या असंतोष की हम परवाह नहीं करेंगे? न देश के भीतर करेंगे, न देश के बाहर करेंगे। आपने नेपाल के असंतोष की परवाह नहीं की। आप अपने देश में विपक्ष के असंतोष की परवाह नहीं कर रहे हैं। आप गरीब प्रवासी मजदूरों की आपने परवाह नहीं की। आपने कश्मीर में लोगों की परवाह नहीं की। उसको लॉकडाउन में डाल रखा, उसको जोर जुल्म सहने को मजबूर कर दिया। आपने दिल्ली दंगों की जांच में एक तरफा जांच कराई। दिल्ली पुलिस को निहत्था कर दिया। दिल्ली पुलिस लाचार बना दिया। संकट के वक्त पर सरकार सोती रही। इस तरह के वाकये एक के बाद एक ऐसे हुए हैं। मॉब लिंचिंग होती रही देश में, आप चुपचाप बैठे रहे, आपने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तो इस तरह से आपने आंतरिक रूप से देश को कमजोर किया है। और आंतरिक रूप से जब हम कमजोर होंगे, टुकड़े टुकड़ों में बटेंगे, तो फिर देश के दुश्मन तो उसका फायदा उठाएंगे। निश्चित रूप से दुश्मन इसका फायदा उठाएंगे। ये बात महत्वपूर्ण है और इस बात को जानने और समझने की जरूरत है। हम ये चाहते हैं कि भारत सरकार नेपाल के इस एक्शन पर एक ठोस जवाब दे और उसके नेपाल को राजी करे कि वो बातचीत करके अपने उस पारित हुए जो संविधान, जो उसकी सदन में पारित हुआ है, वो उस कैसे वापस हो, इसकी दिशा में वो कदम बढ़ाए या फिर इसका विरोध करे। चाहे तो उसके जो तरीका अपनाना हो, कौन से तरीके अपनाए जाए, मेरी सलाह की सरकार को जरूरत नहीं है। सरकार को जो तरीके सही लगते हैं नेपाल को जवाब देने के लिए अपनाना होगा, क्योंकि ये भारत की जमीन का सवाल है, मातृभूमि का सवाल है, हिंदुस्तान की जनता का सवाल है। इस विषय पर मेरे ख्याल से मैंने काफी कुछ बातें अब स्पष्ट की हैं। अपने भावना को रखा है, अपनी भावना को रखा है और आपकी भावना को एड्रेस किया है। और मुझे यकीन है कि इस विमर्श से कुछ न कुछ अच्छा ही निकलेगा। सरकार को सद्बुद्धि आएगी, वो विभाजनकारी नीतियों का त्याग होगा, वो पड़ोसियों के साथ में एक तरफा फैसले लेने और सारे पड़ोसियों से दुश्मनी का जो रास्ता बन बैठा है उससे बचने और निकलने और उसका दुश्मन का जवाब देने का रास्ता जो है प्रॉपर तरीके से निकाला जाएगा। ऐसा विश्वास रखते हुए मैं इस सेशन को यहीं पर विराम देना चाहूंगा। नमस्कार, धन्यवाद।